Okay, so now we will understand what do you mean by binary mixture and what do you mean by, उसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैंने पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी जस्ट आपको बताया था, उस टाइम मैंने एक ही सॉल्वेंट लिया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ बाइनरी मिक्सचर लाइक दिस। हम एक बीकर लेंगे और बीकर में मैंने ए भी लिया है, बी भी लिया है, दोनों लिया है, और इसको हमने कर दिया बंद, इसको कर दिया बंद। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेपर्स ऑफ ए भी आएगा, यहाँ से वेपर्स ऑफ बी भी आएगा। तो ऊपर में दोनों के वेपर्स आ गए और दोनों के वेपर्स ने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया। लेट प्रेशर ऑफ ए इज पी ए एंड प्रेशर ऑफ बी इज पी बी, ये वेपर प्रेशर है। तो ऊपर में टोटल प्रेशर कितना रहेगा, टोटल प्रेशर जो रहेगा, इट इज अ प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। ठीक है, ये तो हम यहां तक समझते हैं। लेकिन इसके आगे वाला कंसेप्ट हमें राउट्स ने बताया था। तो राउट्स ने हमें क्या बताया था, राउट्स ने ये जो ऊपर में प्रेशर क्रिएट हो रहा है ए का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इज डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए के कितने मोल्स इसके अंदर है। मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, अगर Na इज द मोल्स ऑफ ए, Nb इज द मोल्स ऑफ बी, तो टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल हो गए Na प्लस Nb, ये हो गया टोटल मोल। उसमें ए के कितने मोल है, ए के, तो ये इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन इनटू इनटू अगर अकेला ए रहता था तो उसका, अकेला ए रहता था जैसा मैंने, तो उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो बोला था ना, ये ऊपर का जो ये प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका हमें राउल्ट्स ने दिया था। पीए इज इक्वल टू, कैसे निकालते पीए को, कि इसके ए के मोल्स कितने हैं। जनरली हम ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, Na अपॉन Na प्लस Nb, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको हम एक्सए से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, पीए इज इक्वल टू एक्सए इंटू पी ए जीरो। व्हाट इज ए जीरो, ए जीरो मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर। जैसा मैंने शुरुआती में खाली अकेला ये लिया था, तो वो हो गया प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। समझ में आया। सिमिलरली सिमिलरली और ये जो मैंने लिखा, इसी को हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ये जो मैंने लिखा ना, इसी को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ बी कैसे आएगा, प्रेशर ऑफ बी कैसे आएगा, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी जीरो पी। व्हाट इज पी जीरो बी, जीरो स्टैंडर्ड स्टेट इन स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर करता है। व्हाट इज एक्सबी, एक्सबी का मतलब होगा एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, है ना, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आता है। और अगर मुझे एक्स भी निकालना है तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ, 1 माइनस एक्स से भी निकाल सकता हूँ। ये भी फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला हमने 11th पे स्टडी किया। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो लिखा उसी को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ये जो मैंने लिखा उसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। अभी हम उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन बाय राउल्ट्स लॉ, क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ, किसका किसका रिलेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट मतलब पीए आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एक्सए। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इनटू, मैंने यहाँ पे जो लिया ना पी जीरो ए, ये वाला जो है ना, ये राउल्ट्स लॉ है। इन दोनों में रिलेशन उसने हमें बताया था, राउल्ट्स ने। तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो विल गो इन दिस एरिया, क्या बोलता है अभी देखते हैं राउल्ट्स लॉ। ये आपको एग्जाम में अगेन ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। देखो, राउल्ट्स लॉ का कहना ऐसा है, it states that the partial vapor pressure, why it is called as partial, because ये जो प्रेशर ऊपर डेवलप हो गया, ऊपर में जो प्रेशर टोटल डेवलप हो गया, इसमें ए का भी हिस्सा था, बी का भी हिस्सा था, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियल प्रेशर। मतलब ये जो टोटल प्रेशर ऊपर में बन गया है, उसमें ए ने भी पार्टिसिपेट किया, बी ने भी पार्टिसिपेट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी।
It states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution, मतलब Pa or we can say Pb, is equal to vapor pressure of a pure component P0A, ये है vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction, एक्सेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर इंटू एक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मैंने लिखा इसी को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे जाते हैं। सपोज दैट अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटेंस A1 एंड A2, ये दो सॉल्यूशन है, एक का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है। आर देयर पार्शियल वेपर प्रेशर्स एंड X1 एंड X2 आर देयर मोल फ्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला X1 मतलब क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। Then according to the Raoult's law, P1 is equal to X1 plus P10. 0 stand for pure component का वेपर प्रेशर, X2 P02 at that temperature ना, हर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अलग अलग रहता है। तो P0 है वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमें बताता है। फिर P10 and P20 आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्योर लिक्विड A1 and A2। समझ में आया आपको ये राउल्ट्स लॉ? सिंपल है, सिंपल है। हमने दो लॉ देखे, solubility is directly proportional to pressure, solubility is equal to KHP, this is nothing but Henry law. And what is Raoult's law? P1 is equal to X1 P10, ये हेनरी लॉ, ये राउल्ट्स लॉ है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। आगे जाते हैं। अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया वही कैलकुलेशन यहाँ पे बताया, ये आपको सब कुछ करके दिखाना है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर P अबाउट द सॉल्यूशन इज P is equal to P1 plus P2। मैंने लिखा था PT is equal to PA plus PB, यहाँ पे P1 लिखा है। फिर हमने लिखा PA का वैल्यू डाला, व्हाट इज PA का वैल्यू, X1 P10, P2 का वैल्यू डाला X2 P20। बट मैंने अभी जस्ट बोला था XA प्लस XB कितना रहता है, 1 रहता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया। यहाँ पे वही किया, X1 का वैल्यू 1 माइनस X2 कैन बी रिटन एज P1 1 माइनस X2 P0 X2। इसको मैंने ब्रैकेट से ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या हो गया देखो, P1 0 माइनस P1 0 X2 प्लस P2 0 X2, और यहां से P2 माइनस P1 0 X2 एक एक्सप्रेशन बनाया है टोटल का। ये वाला फॉर्मूला आपको बनाना है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम से बेसिकली इसके ऊपर ही आते हैं। ये तो जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक हमारे यहीं पे राउल्ट्स लॉ खत्म हो गया। समझ में आया आपको राउल्ट्स लॉ? क्लियर? राउल्ट्स लॉ इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ अभी आइडियल सॉल्यूशन क्या रहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन मैंने आपको बोला कि जब ए को मिक्स करेंगे बी के साथ, ए को मिक्स करेंगे बी के साथ तो बन जाता है सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन आइडियल रहेगा, ये आपको 1 मार्क के लिए आएगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना उसमें आता है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या रहता है? द आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। राउल्ट्स लॉ क्या है, P इज इक्वल टू P10 X1 प्लस P20 X2, ये राउल्ट्स लॉ है, इसको ओबे करता है। ठीक है, इसको ओबे करता है। देन अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उसमें कोई हीट निकलना नहीं चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ए को मिक्स किया बी में तो उसका टेम्परेचर पहले जितना था, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसका 25 डिग्री है, तो जो ए प्लस बी का सॉल्यूशन बनेगा उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट मिक्सचर शुड बी 0, हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डेल्टा हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑल्सो। अगर हमने ए लिया बी लिया, इसका वॉल्यूम 10 ml है, इसका वॉल्यूम 10 ml है, अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका बनना चाहिए 20 ml। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल मैच होगा। आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, लेकिन नॉन आइडियल में कभी कभी इसका वॉल्यूम बढ़ भी जाता है, इसका वॉल्यूम कम भी होता है। तो उसको हम बोलेंगे कि वो
आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन है तो आपको ये लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? तो ये तीन कैटेगरी, 1 2 3 आया समझ में? आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल मतलब क्या? जो वो भी नहीं करते हो ना, नॉन आइडियल हो जाएगी। जो वो भी नहीं करते उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगी। कैसे? This solution do not obey Raoult's law over the entire range of temperature. The vapor pressure of this solution can be higher or lower than pure components. The deviation from Raoult's law, this solution show two types of deviation. Positive deviation मतलब क्या? Delta H mix must be greater than 0. Delta V mix must be greater than 0. ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन मतलब क्या? डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। तो ये आप उसको ऐड कर सकते हैं। निगेटिव डेविएशन में दो, यहाँ पे लिखा नहीं है तो जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो हो सकते हैं। एक तो उसमें से हीट निकल भी सकता है, नहीं तो ठंडे भी हो सकते हैं। अगर हीट बाहर निकल रहा है तो ये वाला आएगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अगर हीट कम हो रहा है तो इसका मतलब वो निगेटिव डेविएशन है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कम हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। ये वाला चीज उसमें आपको ऐड करना है। तो ये हो गया कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, आपको 1 मार्क में आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट जो डेफिनेशन बचा भी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको एग्जाम में आता है और इसके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या क्या है, और साथ में समझा भी देता हूँ कि कैसे करेंगे उसको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles in solution and not on their nature are called as colligative property। मतलब क्या? मतलब देखो समझते हैं, मतलब समझते हैं। हमने लिया पानी, यहाँ पे लिया पानी, 2 गिलास में बराबर पानी लिया, है ना, पानी लिया। यहाँ पे डाला हमने शुगर, 1 मोल हमने डाला शुगर, 1 मोल शुगर। यहाँ पे डाला 1 मोल NaCl, NaCl। ठीक है, समझ लो क्या क्या कंसेप्ट है पहले। अभी व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल मतलब होता है 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इतना मैंने इसमें डाला, इसका भी हमने इतना डाला, 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डाला। हम NaCl तो नहीं लेंगे, हम यूरिया लेंगे यहाँ पे, बिकॉज NaCl एक एक्सेप्शन है। फिर से यूरिया लेंगे, यूरिया, है ना, यूरिया लेंगे। तो हमने डाला 1 मोल ऑफ शुगर डाला, 1 मोल ऑफ यूरिया डाला। 1 मोल ऑफ शुगर में कितने पार्टिकल है? इतने पार्टिकल है। 1 मोल ऑफ यूरिया में कितने पार्टिकल? इतने पार्टिकल है, बराबर है। और इसके आगे में अभी हम वन ये पार्टिकल तो नहीं गिनेंगे। तो 1 मोल ऑफ शुगर मतलब हमें पता है व्हाट इज शुगर का फॉर्मूला क्या है? C6C12, सॉरी, क्या फॉर्मूला है इसका शुगर का? C12H22O11। क्या फॉर्मूला है इसका? C12H22O11। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया? NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। समझ में? तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 342 ग्राम्स। ये आप निकाल के देखिए, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 60 ग्राम, है ना। कितना आएगा? 60 ग्राम। तो मैंने कैसा निकाला? 12 इंटू 20, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 342। नाइट्रोजन का 14 डाला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 एंड सो ऑन, तो ये 60 आया। तो मुझे ये पता हो गया। तो मुझे क्या करना है कि ये वाले पानी में 342 ग्राम शुगर डालना है, ये वाले पानी में 60 ग्राम यूरिया डालना है। तो मैंने कितना यूरिया डाला? 1 मोल डाला। कितना शुगर डाला? 1 मोल शुगर डाला। कितने पार्टिकल डाले? इतने पार्टिकल डाले। आया समझ में? नाउ अभी देखो क्या क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें सेम डाले, तो हमने सॉल्यूशन बनाया। हमने सॉल्यूशन बनाया और नंबर ऑफ पार्टिकल हमने क्या किए? सेम डाले। ठीक है। तो इनका जो वेपर का प्रेशर है, इसका जो ये जो पानी था, पहले दोनों का पानी था, तो ये जो वेपर का प्रेशर है
ये भी कम हो जाएगा पहले से। सपोज पहले केस में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वेपर प्रेशर अगर मैं बोलता कि 20 mm होगा इसका प्योर वाटर का, तो ये डालने के बाद, शुगर डालने के बाद ये अभी 10 mm हो जाएगा और इसका भी 10 mm ही हो जाएगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का लोअर होना, ये इसमें शुगर डाला कि यूरिया डाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डाले। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो ये लोअरिंग भी सेम हो जाएगा। पहले 20 था बाद में 10 हो गया, पहले 20 था बाद में 10 हो गया। तो सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यू ऑब्जर्व, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। इसको हम खा सकते, इसको खा नहीं सकते, ये पॉइजन है हमारे लिए। इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम उसको सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसने सेम बिहेव किया दोनों केस में। तो ऐसा जो भी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन देखते हैं। बड़ी डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको कोलिगेटिव क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों कोलिगेटिव बोल रहे हैं? बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है इन अ सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ दैट पार्टिकल। उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड। आया समझ में? तो ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी मिला? तो पहला प्रॉपर्टी उनको मिला दैट इज द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर कम होता है अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल डालता हूं तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है एट दैट टेम्परेचर। हमें पता है कि नॉर्मल वाटर जो है, ये पानी है पहले, ये 100 डिग्री पे बॉईल होता है। कितने डिग्री पे बॉईल होता है? 100 डिग्री पे। ये भी 100 डिग्री पे बॉईल होगा। अगर हमने उसमें 1 मोल शुगर डाला और इसमें 1 मोल यूरिया डाला फिर इसको बॉईल किया, तो ये ऐसा एज्यूम करते कि 110 डिग्री पे बॉईल होगा और ये भी 110 डिग्री पे बॉईल होगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, 10 डिग्री से बढ़ा, ये भी 10 डिग्री से बढ़ा। और इनका जो अमाउंट है वो सेम क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे बोलेंगे। आए समझ में? नाउ फिर हम आगे जाते हैं, हम समझते हैं कि अगर मैंने ये जो पानी है ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, जैसे ही हमने इसमें शुगर डाला और यहाँ पे यूरिया डाला, लेकिन 1 मोल डाला, यहाँ पे भी 1 मोल डाला, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि जो पानी पहले 0 डिग्री पे बर्फ हो रहा था अभी ये -10 पे बर्फ हो रहा है। मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कम हो गया, जो 0 था कम हो गया। यहाँ पे भी -10 पे बर्फ हो जाएगा उसका। अब ये दोनों में डिप्रेशन सेम आया, सेम क्यों आया? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल सेम थे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम थे। डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल। ये मीठा है, ये खाने लायक नहीं है। ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझेंगे, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पहले समझ में आना है कि क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है एंड विच आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाला आपको समझ जाना है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन that depends upon the number of solute particles and do not depends upon the nature of the solute are called colligative properties। ऐसे चार colligative properties हमारे सिलेबस में है। और पहला प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये वाला जो चार प्रॉपर्टी इसके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ इसके ऊपर से फॉर्मूला बनते हैं। वो फॉर्मूला क्या है उसको मैं खाली आपको नाम बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, और उसके ऊपर भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं क्या है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझते हैं।
तो आई विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाउ, तो इनको ऐसा पता चला कि सपोज है ना P0, ये जो है ना, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। P01 ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और P1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने उसमें डाला शुगर, तो लोअरिंग कितना हो गया, ये वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, ये कम रहता है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ऑफ वेपर प्रेशर इज P0 माइनस P1, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। ओके, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। अब ये यहाँ पे एक रूल बना, इनको ऐसा पता चला इनको ऐसा पता चला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, देखो वर्ड देखो क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या, ये तो पूरा लोअर, रिलेटिव मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल कितना था P0, इतना था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये इसके बराबर है, उसको ऐसा पता चला, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन कैसे बनेगा, हम इसको और लिखेंगे, P0 माइनस P1 अपॉन P0। मोल फ्रैक्शन मतलब X2 बोला था मैंने आपको, सोल्यूट। जनरली हम X1 को हम सॉल्वेंट लिखने वाले हैं, सॉल्वेंट है, और X2 को हम लिखने वाले हैं सोल्यूट, है ना, सोल्यूट। X2 क्या आएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, सो N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, ये जो है ये है W1 अपॉन M2 प्लस W2 अपॉन M2। इस तरीके से हम करें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स मतलब क्या रहता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाला फॉर्मूला, अगर हमारा सॉल्यूशन देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया है, ये वाला फॉर्मूला में कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, विल यूज कैलकुलेशन। और इसके कैलकुलेशंस क्या है, हम जब हमारा प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके प्रॉब्लम्स पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम कम मार्क का है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे बाद में। फिलहाल आप खाली फॉर्मूला ध्यान में रखो, रूल ध्यान में रखो। रूल क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो रहा है, आया समझ। अभी अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, हम ये ज्यादा यूज करते हैं प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू के, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो ये जो ना N2 जो है, N2 बहुत कम रहता है N1 से, N2 जो है डाइल्यूट, बिकॉज मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम रहेंगे, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, बिकॉज हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है फिर, P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1, ऐसा बनेगा। आया समझ में, W2 अपॉन M, और इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M1 M2 W1 M2। सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर मुझे ये निकालना है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी, डेल्टा मी मतलब रिलेटिव लोडिंग अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। सो व्हाट इज M2, M2 कैसे निकालते हैं हम इससे, M2 हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला है ये, इट विल बी W2 M1 अपॉन डेल्टा P इंटू P0। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और ये यहाँ से हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या करें, वी आर यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट।
बिकॉज जो भी सपोज मेरे पास कोई व्हाइट कलर का पाउडर आया है, वो मेरे लिए अननोन है, मुझे पता नहीं पाउडर क्या है, तो मुझको उसको टेस्ट करके देख नहीं सकता हूँ मैं। आई कैनॉट, वो हो सकता है पॉइजन है। सो मैं उसको मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेगा? तो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, ये वाटर लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका वेपर प्रेशर लिया, वेपर प्रेशर कम कितना हो देखा, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जम करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे फॉर्मूला डाला, और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। और इस तरीके से हम केमिकल एनालिसिस के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास इस बाय यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट। हम सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज वही करने वाले हैं। एवरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, तो ये वाला तरीका हमने अप्लाई किया, ये समझ में आया? इसको आप अगर थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, तो वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया, लेकिन ये लॉ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये उनको पता चला था, और इसको यूज करके उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो हमने ये जो पहला वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, इसको हम इसका हमने यूज कर दिया, इसका हमने यूज किया लोअरिंग ऑफ। अभी हम इसका यूज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। कैसा यूज करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर, है ना। सो T0 इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट, है ना। इसमें डालेंगे जो पाउडर में मिला है, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, ये इसमें डालेंगे, तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो T1 जो है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एलिवेट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। सो हम बोलेंगे डेल T1 माइनस T0 इज इक्वल टू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। T1 माइनस T0 एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सो ऐसा उनको पता चला कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी, आई विल से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे बी हम बोले, बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। किसके साथ प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी, इसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टी बी क्या आएगा, मोलैलिटी मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आएगा केबी, केबी इंटू एम। व्हाट इज केबी? केबी को क्या बोलते हैं? केबी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको आता है एग्जाम में। केबी, केबी क्या है? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है। मोलालिटी मतलब क्या रहता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलालिटी मतलब, मोलालिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट रहता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, ग्राम में रहेगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये बी नोटेशन में नीचे, इज इक्वल टू के बी आएगा यहाँ पे, मोल्स मतलब N2, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1 रहेगा इन ग्राम, W1 रहेगा ग्राम। यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 मतलब W2 अपॉन M2, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय W1, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है। अगर मैं इसको केजी में लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे केजी में, मोलालिटी में यहाँ पे बोला मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, इन केजी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ मास इन केजी, यहाँ पे मुझे केजी में करना है, तो केजी में करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ग्राम को के इसको 1000 से डिवाइड करेगा, ये 1000 आएगा ऊपर। डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या आएगा, केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
m2 इंटू W1। मुझे क्या निकालना है, मुझे m2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो m2 क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू Kb। Kb का वैल्यू आपको स्टैंडर्ड दिया रहता है प्रॉब्लम में, W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन रहा है। दिस इज हाउ वी विल डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बार इसको बता देता हूं। ये हमने प्योर सॉल्वेंट का लिया, बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन किया थर्मामीटर डाल के, फिर हमने उसमें सोल्यूट डाला। सोल्यूट डालने के बाद हमें ऐसा पता चला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फिर बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो डेल्टा TB आ गया। तो डेल्टा TB को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रैक्टिकली इनको ऐसा पता चला, प्रैक्टिकली इनको ऐसा पता चला कि डेल्टा TB जो है हमेशा मोलालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी को क्या बोलते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स मतलब N2, सॉल्वेंट को हम 1 बोलते हैं, इसके लिए W1 है यहाँ पे। तो N2 का यहाँ पे फॉर्मूला डाला W2 अपॉन M2, नीचे W1 डाला। सो M2 नीचे है, और इसको मैंने ग्राम को किया केजी में, 1000 से डिवाइड किया, ऊपर ए आया ऊपर। तो डेल्टा TB इक्वल टू केबी, ये W2, ये 1000 ऊपर है, M2 इंटू W1। मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला बनता है। So this is how we can determine the molecular mass of solute on the basis of this property, colligative property, elevation in boiling point। आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी सिमिलर लाइन पे हम और एक डिटरमाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। उसके ऊपर से हम इसको ये करेंगे। देखो अभी मैं इसको कट करता हूँ, सेम फॉर्मूला है। देखो है, हम लेंगे सॉल्यूशन, बराबर है, वाटर पानी लेंगे। तो T0 जो बोलते हैं, T0 इज क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, ठीक है। TS इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने इसमें डाला, ये पाउडर डाला, ये पाउडर हमें मिला, इसमें हमने इसको डाला तो बन गया सॉल्यूशन। अब इसमें से डिप्रेस हो गया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो डेल्टा TF बोलते हैं। डेल्टा TF क्या आएगा, T0 माइनस TS, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा TF बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए डेल्टा। तो उनको ऐसा पता चला कि जो डेल्टा TF है प्रैक्टिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अगेन सेम है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। व्हाट इज KF, KF का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। वो था इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला में पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, मोलालिटी KF M2, सॉरी मोल्स है ना, मोल्स का फॉर्मूला है N2 है, मोल्स मतलब N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में चाहिए, केजी में चाहिए, अगर ग्राम में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोल्स का मतलब होता है W2 अपॉन M2 इंटू W1। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे ऊपर में 1000 आएगा, ग्राम में नहीं है तो 1000 नहीं आएगा। सो व्हाट इज M2, M2 क्या आएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF, डेल्टा TF इंटू W1। हम ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज KF हमें पता है, डाटा दिया रहता है हमें। W2 हमने इसका मास हमें पता है कि मेजर किया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा TF हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया, और W1 मतलब इसका भी मास मुझे पता है, तो सब कुछ मुझे पता है। आई कैन इजीली फाइंड M2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग अ थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी लास्ट है, लास्ट
हम उसको ज्यादा यूज नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। ये 3 हम समझे, उसका एक्सप्रेशन समझा मैंने। लास्ट वाला जो है उसको मैं खाली ऑस्मोटिक प्रेशर का, जैसा हमें पता है पीवी इज इक्वल टू आरटी रहता है ना, पीवी इज इक्वल आरटी रहता है। ये प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस, आर टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये हमेशा पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आएगा पाई वी इज इक्वल टू आर टी, ये आएगा पाई वी इज इक्वल टू आर टी, एंड पाई इज इक्वल टू 1/v। अगर आर टी ऐसा लिखेंगे हम तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये वाला एक फॉर्मूला बनता है। बस इतना ही फिलहाल समझ लो, बाकी कुछ मत समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज समझ जाएंगे। एक लास्ट 2 मिनट में मैं बता देता हूं कि अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन किया 2 सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S1, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S2। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम बोलेंगे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको एग्जाम में आता है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, इसका ज्यादा है, ज्यादा इससे, तो हम क्या बोलेंगे, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कम होता है तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आया समझ में? तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप एक बार बुक में देख लीजिए, ये वाला पार्ट, डेफिनेशंस इसका। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या रहता है, हाइपोटोनिक क्या रहता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड हाइपरटोनिक क्या रहता है। ये तीनों डेफिनेशन, अभी टाइम नहीं मेरे पास, इसके लिए मैं बंद कर रहा हूं। तो ये तीनों डेफिनेशन आप बुक में देख लीजिए। आया समझ में? तो हमारा मीटिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये वाला मेरे तरफ से आपको कल के पेपर के लिए जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, हमने अल्डेहाइड कीटोन कवर किया, हमने अमाइंस क्लास में कवर किया, हमने पॉलीमर्स कवर किया, और आज हमने सॉल्यूशंस कवर किया। तो सॉल्यूशंस का मैंने जो थियोरेटिकल पार्ट है वो कवर किया। प्रॉब्लम वाला पार्ट जो है, आप देखो, अगर आपका पढ़ाई हुआ है बाकी का, तो आप प्रॉब्लम बुक में देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएंगे। पहले थ्योरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। प्रॉब्लम केमिस्ट्री में कम आते हैं, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आते हैं, कम आते हैं। लेकिन अगर आएंगे तो आप ये वाले जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली सॉल्व। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।